Welcome all the student of class 8. Today we are discuss about the another part of computer that is chapter number 5. तो आज हम जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे that is MS Access एंड इंट्रोडक्शन। MS Access का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि चलिए इसमें क्या क्या हम आज स्टडी करेंगे इसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इनसाइड दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे नो व्हाट इज डाटाबेस, कि डाटाबेस होता क्या इसके बारे में जानेंगे। सेकंड हम जानेंगे अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए डाटाबेस, डेटाबेस का यूज़ करने का एडवांटेज जानेंगे। फिर नो व्हाट इज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद अंडरस्टैंड द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए DBMS, यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करने का क्या एडवांटेज होता है, क्या उसका बेनिफिट है, इसके बारे में जानेंगे। देन उसके बाद नो व्हाट इज़ MS Access, फिर उसके बाद MS Access क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद क्रिएट ए डेटाबेस यूजिंग MS Access, कि MS Access के थ्रू आप डेटाबेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नो द कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस विंडोज़, कि जो डेटाबेस विंडोज़ के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो एक एक करके एक एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आज का पूरा सेशन जो है वो थ्योरी सेक्शन रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्लास रहेगा वो इसी से बेसिस पे पूरा प्रैक्टिकल के बेस क्लास रहेगा। तो आज जो है हम इससे रिलेटेड थ्योरी को जान लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास जो रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल को जानेंगे। तो देखिए डेटा बेस को स्टार्ट करने से पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि जैसे अगर हम जनरल लाइफ में बात करें तो जब आप स्कूल में जाते होंगे, जब एडमिशन आप लेते हैं तो आपसे रिलेटेड क्या किया जाता है, स्कूल में एक डेटा जो है मेंटेन किया जाता है। जैसे ही आप स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं आपसे क्या मांगा जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाता है। जैसे आपका नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका प्लेस कौन सा है, और इसको क्या किया जाता है, इसको सेव करके रखा जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि कल के दिन में फ्यूचर में अगर आपको कोई क्या करते हैं, फ्यूचर में अगर कोई ज़रूरत पड़ता है तो आपके घर में जाने या आपको बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन वहीं स्कूल में एक बार आपने इन्फॉर्मेशन दिया वहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं। जैसे आपका रिजल्ट बनाना है तो रिजल्ट बनाना है तो आपके घर में फ़ोन लगा के पूछने की ज़रूरत नहीं कि आपका नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, मदर्स नेम क्या है। हो सकता है कभी मिस्टेक के कारण पूछा जा सकता है, अदरवाइज़ क्या रहते हैं, सारे इन्फॉर्मेशन स्कूल के पास रहता है। तो इससे क्या कर पाते हैं कि जल्दी कोई भी हम क्या कर पाते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन डेटा से हम क्या कर पाते हैं, जल्दी से एक्सेस कर पा रहे हैं। यानी आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा, आपका डेटा कहलाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल वर्ड में बोला जाए, जो भी इन्फॉर्मेशन आप स्कूल में जमा करते हैं जिससे आपके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाता है वो आपका क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। तो डेटा के थ्रू हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। कोई भी सपोज़ कोई भी डेटा जो है इन्फॉर्मेशन तब कहलाएगा जिससे जब उससे क्या मिले, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आप लिखते हैं स्कूल का स्पेलिंग SCHOOL, स्कूल का स्पेलिंग क्या लिखते हैं, SCHOOL। अगर मैं वही जो है कुछ भी लिख दूँ, उसका सीक्वेंस कुछ भी रख दूँ तो क्या वो स्कूल का स्पेलिंग कहलाएगा क्या। जैसे मैं लिख देता हूँ SHOO, फिर हेलो, चैप्टर नंबर 5 पहले ही बताया हूँ, बात में जुड़े हैं क्या। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर है 40। अभी हम चैप्टर नंबर 4 को स्किप किए हैं, चैप्टर नंबर 5 में है क्योंकि उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो डेटा क्या कहलाएगा, जब जो आपका इन्फॉर्मेशन जहाँ पे भी स्टोर रहेगा वो क्या कहलाएगा, डेटा कहलाएगा। और उस डेटा का हम क्या कर सकते हैं, बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे जो डेटा आप जो सेव करते हैं ये चीज़ बताया गया, इफ़ द डेटा इज़ कंप्यूटराइज्ड, अगर डेटा को हम कंप्यूटर में सेव करते हैं, ठीक है, और उसको फ्यूचर में यूज़ करते हैं तो तब भी हम उससे क्या कर पाते हैं, इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर पाते हैं। ठीक, अब एक चीज़ यहाँ पे आता है, देखिए हमारा ये नेक्स्ट स्लाइड जो है, सपोज़ आप स्कूल में जाते हैं तो आप अपना स्कूल में क्या करते हैं, जब एडमिशन कराते हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्टूडेंट का नेम क्या है, एडमिशन नंबर क्या है, कौन से ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है, करंट क्लास क्या है, करंट सेक्शन कौन से सेशन में पढ़ेंगे आप, फिर आपका रोल नंबर।
अब जब टीचर क्या करेगा, जब आपका रिजल्ट बनाएगा या रजिस्टर में आपका नाम जब वो क्या करेगा, लिखेगा, तो यहीं से कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन को ले लेता है। जैसे आपको दिखाई देगा कि रोल नंबर यहीं से ले लेता है, क्योंकि ऑलरेडी वो आप जब एडमिशन कराते हैं तो रोल नंबर आपको अलाउट कर दिया जाता है, रोल नंबर यहाँ से मिल जाता है। उसके अलावा जो है जैसे स्टूडेंट का नेम मिल जाता है, फिर एडमिशन नंबर मिल जाता है, फादर्स नेम मिल जाता है, मदर्स नेम मिल जाता है, एड्रेस मिल जाता है, फिर फ़ोन नंबर। तो इसको हाईलाइट किया गया है। जब क्या होता है, कोई इन्फॉर्मेशन जो है बार बार यूज़ किया जाता है तो उस डेटा को बोला जाता है डेटा रिडेंडेंसी। ठीक है, जो बार बार डेटा यूज़ किया जाता है, यहाँ पे दिया हुआ है, जब कोई डेटा जो है बार बार यूज़ किया जाता है तो डेटा रिडेंडेंसी कहलाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब हम क्या करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं, वही चीज़ एडमिशन में अभी आपका यूज़ किया जा रहा है, तो जो डेटा बार बार यूज़ होता है उसको क्या बोला जाता है, डेटा रिडेंडेंसी कहलाता है। ठीक, और जो डेटा किसी, जैसे आपका जो डेटा आपसे लिया गया है, आपका रोल नंबर सारा चीज़ लिया गया, उसको एक रजिस्टर में सेव किया गया, तो वो रजिस्टर आपका क्या कहलाएगा, डेटाबेस कहलाएगा। अगर वो रजिस्टर गुम जाता है तो आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल पाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, आपका जो इन्फॉर्मेशन आप जो दे रहे हैं वो डेटा है, और जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे लिखा जा रहा है, जिसमें नोट डाउन करके रखा जा रहा है, जिससे रिकॉर्ड मेंटेन होगा, वो क्या कहलाएगा, डेटाबेस कहलाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हम इसको पूरा डिटेल में समझ लेते हैं कि होता क्या है, व्हाट इज डेटाबेस। ठीक है, अभी तक हमने समझा कि हम जब इंफॉर्मेशन स्कूल में देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा डेटा कहलाता है, और जहाँ पे मेंटेन किया जाएगा वो डेटाबेस कहलाएगा। तो देखिए अब डेटाबेस होता क्या है, तो ये डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा विच इज़ द सेमेंटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टोर इन द कंप्यूटर सिस्टम। अब हम बात कर रहे हैं, हम जब अभी डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो हम थ्रू द कंप्यूटर यूज़ करेंगे। अब डेटाबेस में होता क्या है, बहुत सारे लोगों का डेटा होता है। जैसे आपके स्कूल में, आपके क्लास में केवल एक ही स्टूडेंट नहीं होगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो है बहुत सारे हैं, तो सब स्टूडेंट का जब डेटा एक जगह कलेक्शन हो जाएगा तो वो उसको क्या बोला जाएगा, डेटाबेस कहलाएगा। चाहे वो रजिस्टर में हो, चाहे किसी भी फॉर्मेट में हो, तो वो क्या कहलाएगा, डेटाबेस। लेकिन यही चीज़ अगर कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेते हैं तो कंप्यूटर का वो क्या कहलाएगा, डेटाबेस कहलाएगा। लेकिन ये डेटा क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। सबसे पहला चीज़, आपके घर में सामान आप कहीं पे भी रख दोगे और आप ढूंढोगे तो जल्दी नहीं मिल पाएगा, लेकिन डेटाबेस का एडवांटेज क्या होता है कि ये डेटा जो है एक सीक्वेंस में होता है। अभी आगे हम देखेंगे, आपको दिखाऊंगा कैसे डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। जैसे अब इस डेटा को आप क्या करोगे, एक स्पेसिफिक प्लेस पे स्टोर करके रखोगे तो आपको आसानी से क्या किया जा सकता है, उस डेटा को ढूंढा जा सकता है, जिससे हमको बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पे जब हम क्या करते हैं, किसी एक डेटाबेस का यूज़ करके कई बार और नया डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमने बनाया, जैसे आपका एग्ज़ाम होता है FA1 का एग्ज़ाम होता है, तो हम क्या करते हैं, FA1 में आपका नेम, आपका रोल नंबर डाल देते हैं। फिर उसके बाद आपका अलग अलग सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स आया वो हमने वहाँ पे क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। जब FA2 होगा तो वहीं से हम क्या कर लेंगे, आपका रोल नंबर और नेम ले लेंगे, सब्जेक्ट का नेम ले लेंगे, बेवल क्या हो जाएगा, मार्क्स आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जब एक डेटाबेस का डेटा को हम क्या करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रिलेशनल, और दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, रिलेशनल मॉडल कहलाता है। यानी पहले जो डेटाबेस बना हुआ था FA1 में, आपका रोल नंबर जो था वही आपका FA2 में हो जाएगा। तो ऐसे आपका क्या बनेगा, साल भर में FA1, FA2, फिर हाफ ईयरली, फिर FA3, फिर FA4, फिर एनुअल एग्ज़ाम का आपका रिजल्ट बनता है। तो ऐसे आपका क्या बनते जाता है, एक रिलेशनल मॉडल बनते जाता है। ठीक है, तो आपका जब रोल नंबर और नेम आपका सेम रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि आपके स्टार्टिंग में आपका रोल नंबर चेंज हो जाएगा फिर एंडिंग में आपका चेंज हो जाएगा। तो हमेशा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, और उसी के बेसिस पे हम क्या करेंगे, रिजल्ट बनाएंगे, तो वो रिलेशनल मॉडल कहलाएगा। अब देखिए, अब डेटाबेस में हम क्या करते हैं, एक चीज़ यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, इंफॉर्मेशन कंटेंट, अब डेटाबेस एक मैं दिखाता हूँ आपको। डेटाबेस मेरे पास एक मैं डेटाबेस ओपन करके रखा है। ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा होगा एक रिजल्ट सीट। तो यहाँ पे रिजल्ट सीट में आप देखोगे तो ये रिजल्ट किसका है, एक समझो ये क्या है, डेटाबेस है। अब इसको देख के मेरे को पता चल जाएगा कि क्लास 4 में स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है। ठीक है, कि यहाँ पे सपोज मैंने 17 स्टूडेंट लिया है, तो 17 स्टूडेंट का मेरे को क्या पता चल जा रहा है कि 17 स्टूडेंट जो है क्लास 4 में है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्लास 4 में 401 रोल नंबर किसका है, तो मेरे को पता चल जा रहा है कि ये अभय निर्मलकर का है, और इसका अलग अलग सब्जेक्ट में मार्क्स इसका है, और इतना इसका परसेंट आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, एक स्टूडेंट का डेटा कहलाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम समझते हैं, स्लाइड में क्या बोला है
कि इंफॉर्मेशन कंटेंट ए डेटाबेस ऑर्गेनाइज इन इंटर रिलेटेड टेबल। तो डेटा को हमेशा किस में सेव किया जाता है, एक टेबल में सेव किया जाता है। आपको दिख रहा होगा तो ये टेबल है। अब टेबल का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, यहाँ पे रोल्स होते हैं और कॉलम होता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे रोज और कॉलम। जब भी डेटा सेव करोगे आप किस में सेव करोगे, रोज और कॉलम में सेव करते हैं। अगर मैं एक साथ ऐसे लिख दूँ 401 अभय निर्मल का, उसका इंग्लिश के मार्क्स ऐसा, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करने में और ढूंढने में, अगर मैं यहीं पे आपको पूछता हूँ कि रोल नंबर 5 का जो है EVS में कितना मार्क्स आया, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि इसका कितना मार्क्स आया, यहाँ पे जाके 13 मार्क्स। तो डेटाबेस से डेटा को ढूंढना भी क्या होता है, आसान होता है। तो डेटाबेस क्या होता है, एक टेबल के फॉर्म में होता है जिसमें कॉम्बिनेशन ऑफ क्या होते हैं, कॉलम एंड रोज होते हैं। यही चीज़ दिया गया है। अब देखिए कॉलम का क्या काम है, रोज का क्या काम है। ठीक, तो यहाँ पे डेटा टेबल आर मेड अप टू रो एंड कॉलम जस्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। तो अभी मैं एक्सेल स्प्रेडशीट से ही बता रहा हूँ। रोज आर नोन एज द रिकॉर्ड एंड कॉलम आर फील्ड। अब देखिए रोज किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोला जाता है। तो रोज किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये आपका कॉलम कहलाता है। यहाँ पे ABCD ये क्या है, कॉलम है। तो ये नंबर ऑफ कॉलम है। ठीक, फिर उसके बाद ये जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये क्या है, ये है रोज। ठीक है, तो यही चीज़ बताया गया कि कॉलम किसको बताता है, फील्ड। कि यहाँ पे रोल नंबर का फील्ड है, ये नेम का फील्ड है, ये इंग्लिश का फील्ड है, यहाँ पे जीके का, तो हम जीके का ही मार्क्स से एंटर करेंगे। ठीक है, ये MSc का फील्ड है तो सबका MSc का मार्क्स फिल करेंगे। ये कंप्यूटर का फील्ड है तो कंप्यूटर के ही मार्क्स इसमें फिल किया जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फील्ड में क्या करते हैं, एक ही टाइप के डेटा को सेव किया जाता है। आपको दिख रहा होगा इंग्लिश वाले में तो हम ऐसा नहीं कि जीके का मार्क्स यहाँ पे फिल कर देंगे। तो एक जो फील्ड रहेगा उसमें क्या करेंगे, सेम टाइप के डेटा को इंटर किया जाएगा। वैसे ही आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे अगर हम बात करें रोज़ की, तो रोज़ से हमको क्या पता चलता है, एक स्टूडेंट का कंप्लीट डेटा पता चलता है। इसलिए इसको क्या बोला गया है कि जो रोज़ होता है वो क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड है कि उसका जो है 3rd यूनिट टेस्ट में कि वो सारे जो सब्जेक्ट है उसमें मिला के उसका ऑब्टेन मार्क्स इतना है और इतना % उन्होंने क्या किया है, एक्सेस किया है। तो ये इसका क्या है, रिकॉर्ड होता है। तो आपको याद रखना है कि कॉलम को क्या बोला जाता है, फील्ड, और रो को क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड। आपके बुक में भी आप देखोगे पेज नंबर 41 में तो यही चीज़ आपको दिया गया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ दिखा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि कॉलम को क्या बोला जाता है, कॉलम को बोला जाता है फील्ड, और जो रोज होते हैं उसको क्या बोला जाता है, रिकॉर्ड। जैसे अगर मैं आपका नाम रहता, सपोज यहाँ पे आपका नाम रहता, तो ये आपका रिकॉर्ड है कि आपने 3rd यूनिट टेस्ट में कितना अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाता है, हर एक स्टूडेंट का एक रिकॉर्ड बना हुआ है और नंबर ऑफ रिकॉर्ड से क्या बना है, ये पूरा डेटाबेस बना है। हर एक स्टूडेंट का यहाँ पे नंबर ऑफ 17 स्टूडेंट है, तो ये 17 स्टूडेंट का क्या है, रिकॉर्ड है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है कि हर एक, अब बात करते हैं, सपोज ये इंग्लिश है, इंग्लिश में अभय का 22 आया है। ठीक है, ये क्या है, 22 आया है। फिर उसके अलावा जो है यहाँ पे जीके में उसका 23 आया है। तो ये अभय का क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट्स कहलाएगा। तो आपका अलग अलग सब्जेक्ट आपका क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट्स कहलाएगा। याद रहना चाहिए कि अगर मैं बात करूँ कि आपका कंप्यूटर में कितना मार्क्स आया है, तो जब आप सब्जेक्ट के स्पेसिफिक पार्ट की बात करें तो वो आपका क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट्स कहलाएगा। ठीक है, तो जब डेटाबेस के जब किसी एक डेटा को लिया जाता है जहाँ पे एक ही आप, जैसे मैं रोल नंबर 401 की बात करूँ तो ये क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट्स कहलाएगा। देखिए आपके बुक में यही चीज़ दिया गया है, एक फील्ड के बारे में दिया गया है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड के बारे में दिया गया है, और रिकॉर्ड का जो एक पर्टिकुलर पार्ट है उसको क्या बोला जाएगा, एट्रीब्यूट्स बोला जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए कि एट्रीब्यूट्स किसको बोला जाएगा, तो एक डेटाबेस के रिकॉर्ड का एक पर्टिकुलर डेटा जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट्स कहलाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, इससे पहले एक चीज़ यहाँ पे देख लेंगे, यहीं पे रिकॉर्ड दिया हुआ है। देखिए एक स्टूडेंट का हमने क्या बनाया है, एक रिकॉर्ड बनाया है जिसमें एक स्टूडेंट और 2 स्टूडेंट है। जैसे मैं अगर एक स्टूडेंट का रोल नंबर मेंशन करता हूँ तो रोल नंबर उसका क्या हो जाएगा, एक एट्रीब्यूट्स, नेम उसका क्या हो जाएगा, दूसरा एट्रीब्यूट्स हो जाएगा, एज क्या हो जाएगा, उसका 3rd एट्रीब्यूट्स हो गया। अगर मैं कॉलम बनाता हूँ रोल नंबर, नेम, एज और एड्रेस का, तो अलग अलग जो उसका कॉलम होगा वो क्या कहलाएगा, उसका अलग अलग एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। फिर आते हैं, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जैसे
एक डेटाबेस होता है, ठीक है। डेटाबेस में जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक यूनिक वैल्यू होता है। जैसे हर एक फील्ड में एक फील्ड ऐसा रहता है जिसका वैल्यू क्या होता है, यूनिक होता है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कौन सा ऐसा फील्ड है जिसका वैल्यू जो है यूनिक है, ठीक है। ये फील्ड कौन कौन से, रोल नंबर है, नेम है, इंग्लिश है, जीके है, एमएससी है, कंप्यूटर है, हिंदी है, ईवीएस है, ये सारे डिफरेंट फील्ड है। उसमें कौन सा ऐसा फील्ड है जिसका वैल्यू जो है यूनिक, यूनिक का मतलब जिसके जैसा और कोई नहीं है। देखिए एक क्लास में जो है रोल नंबर सबका सेम हो सकता है क्या? किसी का भी रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। नेम सेम हो सकता है, ठीक है। इंग्लिश के मार्क्स सेम हो सकते हैं, जीके के मार्क्स सेम हो सकते हैं, एमएससी के किसी भी सब्जेक्ट के मार्क्स सेम हो सकते हैं, ऑप्टेन मार्क्स भी सेम हो सकता है, परसेंटेज भी सेम हो सकता है। लेकिन एक ऐसा फील्ड रहता है जिसका वैल्यू कभी भी क्या ना हो, इक्वल नहीं होता। जैसे 401 किसी को मिल गया है तो वो क्लास में किसी का भी रोल नंबर 401 नहीं होगा, ठीक है। तो जब कोई वैल्यू क्या हो, यूनिक हो, जिसका वैल्यू और किसी और को ना मिल सके, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी एट्रीब्यूट्स, ठीक। इसको क्या बोला जाता है, प्राइमरी एट्रीब्यूट्स। जैसे अगर मैं बात करूँ 401, ठीक है, कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। जैसे 408 है, कहीं पे भी आपको दोबारा नहीं मिलेगा 408। लेकिन जब यहाँ पे मैं बात की इंग्लिश में 22 है तो एक स्टूडेंट का और यहाँ पे 22 है, सेम मार्क्स आ सकता है, ठीक है। लेकिन सेम क्या नहीं हो सकता, रोल नंबर नहीं हो सकता। तो रोल नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्राइमरी एट्रीब्यूट्स होता है। तो डेटाबेस में एक प्राइमरी एट्रीब्यूट्स रखा जाता है। इसका यूज़ क्या होता है हम नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तब वहाँ पे बताएंगे कि प्राइमरी एट्रीब्यूट्स का यूज़ क्यों होता है। लेकिन डेटाबेस में एक ऐसा फील्ड होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, प्राइमरी एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से हम डेटाबेस में क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट करते समय याद रखना है कि फील्ड क्या रहेगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने होंगे, उसमें कौन कौन से एंटिटीज एंट्री करना है आपको, और साथ ही साथ आपको याद रखना है कौन सा एक प्राइमरी एट्रीब्यूट्स होगा, ठीक। तो एक प्राइमरी एट्रीब्यूट्स भी होना जरूरी है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट, अभी तक हमने जाना डेटा क्या होता है, ठीक है। अगर मैं किसी एक क्लास में किसी एक स्टूडेंट का पूरा डिटेल लूँ तो वो डेटा कहलाएगा। पूरे क्लास के स्टूडेंट का डेटा लेता हूँ तो डेटाबेस कहलाएगा। और जिसमें मैं डेटा को रखूँगा, स्टोर करूँगा, वो क्या कहलाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। एक बार फिर से समझ लेंगे डेटा क्या कहलाएगा, किसी एक स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन डेटा, पूरे क्लास के स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन डेटाबेस, और जिसमें मैं डेटा को रखूँगा, सेव करके रखूँगा, स्टोर करके रखूँगा, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डेटाबेस, ठीक। तो जिसमें मैं डेटा या इंफॉर्मेशन को क्या करके रखूँगा, स्टोर करके रखूँगा, वो क्या कहलाएगा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। अब देखिए DBMS, जिसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इज ए सॉफ्टवेयर that provide all the necessary tools to user to help him organize data into database। यानी डेटाबेस के डिफरेंट डेटा को आप क्या करना चाह रहे हो, एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हो। तो आपको एक, सपोज आपके घर में जैसे वेजिटेबल लाते हैं मार्केट से, जब वेजिटेबल लाया जाता है एक थैले में, तो वो क्या होता है, पूरा थैले में पूरा भरा रहता है। लेकिन जब उसको लाते हैं तो उसको क्या करते हैं, आप अलग अलग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज टोमेटो है, टमाटर है, आलू है, उसको अलग अलग आप करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि आपको जिस दिन बनाना रहेगा उस डेटा से आप क्या कर पाएँ, इजीली से आप क्या कर पाएँ, वेजिटेबल को अलग कर पाएँ। तो वैसे ही DBMS क्या करता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, हमको फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि हम डेटा को क्या कर पाएँ, स्टोर करके रख सकें, और जब हमको ज़रूरत पड़े उस डेटा से क्या कर पाएँ, डेटा को हम एक्सेस कर पाएँ। साथ ही साथ ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है कि आप डेटाबेस में, आज हमारे पास अगर सपोज क्लास 8 में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अभी 10 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, कल के दिन में अगर वहाँ पे 20 स्टूडेंट आते हैं तो हम डेटाबेस में क्या कर पाएँ, 20 स्टूडेंट को ऐड कर सकते हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पे अपना नेम चेंज कराना चाह रहे हैं तो मॉडिफाई भी किया जा सकता है। कोई स्टूडेंट जो है वो क्लास अटेंड नहीं करना चाह रहे तो उसको डिलीट भी किया जा सकता है। तो डेटाबेस में क्या क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, डिलीट किया जा सकता है। और डेटाबेस, द क्वेरी द डेटाबेस अबाउट द डेटा स्टोर्ड इन एंड प्रोड्यूस द रिपोर्ट बेस्ड ऑन द कंटेंट्स। अब क्या होता है डेटाबेस में, आपने सपोज एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे सबका आधार कार्ड बना है, तो आधार कार्ड का एक डेटा क्या है, गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी सेव है। जब भी वहाँ से ज़रूरत पड़ता है कि हमारे देश में कितने लोगों ने आधार कार्ड बनाया, तो वहाँ से पता चल जाता है आधार कार्ड किसका किसका बना हुआ है, ठीक।
अब उस आधार कार्ड में क्या होता है, कई लोग ऐसे हैं जो एक्सपायर कर जाते हैं, कई लोग क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे वो डेटाबेस से उस आधार कार्ड जो बना हुआ रहता है इन्फॉर्मेशन, वहाँ से उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। और नए जो ऐड कराते आ रहे हैं, नए बच्चे का जो आधार कार्ड बन रहा है उसका डेटा वहाँ पे क्या होते जा रहे हैं, ऐड भी होते जा रहे हैं। अब जैसे अगर आपको कोई आधार कार्ड आपको ज़रूरत पड़ता है, सपोज गुम गया, तो आप क्या कर पाते हैं, उसी डेटाबेस से आप अपना आधार कार्ड फिर से प्रिंट निकलवा सकते हैं, क्योंकि आपका नेम वहाँ पे उसके पास ऑलरेडी सेव है। ठीक है, एक डेटाबेस जो है गवर्नमेंट के पास सेव है, वहाँ से आप अपना नेम पूरा डिटेल डालते हैं और फिर से आधार कार्ड डाउनलोड कर पाते हैं। तो ये किसके थ्रू हो पाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हो पाता है, कि आपका पूरा इन्फॉर्मेशन एक ऐसे सॉफ्टवेयर में स्टोर है, जब भी आपको ज़रूरत पड़ता है वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन क्या कर पाते हैं, ले पाते हैं। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो पाया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू पॉसिबल हो पाया कि हम अपना इन्फॉर्मेशन क्या कर पाते हैं, वहाँ से एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे कुछ पॉपुलर डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में दिया गया है, जैसे एक्सेस, ठीक है। उसके अलावा जो ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, और इसके अलावा भी बहुत सारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट किया जा सकता है। तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए एक्सेस है, ओरेकल है, एसक्यूएल सर्वर है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए, ये डेटाबेस का एक सिंबल है कि सपोज़ हमारे पास जो सारे इन्फॉर्मेशन है उसको हम क्या करेंगे, सेंटर डिवाइस में सेव करेंगे, और जब भी हमको ज़रूरत करेगा हम क्या कर पाएंगे, यहाँ से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर पाएंगे। अब एडवांटेज ऑफ डेटाबेस यूज़ करने का एडवांटेज क्या है। जैसे अब अगर हमने डेटाबेस बनाया है तो इसका क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि डेटाबेस का क्या क्या एडवांटेज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या आपका एडवांटेज हो सकते हैं। और तो डेटाबेस रिड्यूस द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। जब डेटाबेस क्रिएट होता है ना, तो कोई भी यूज़र जो है डुप्लीकेशन नहीं कर सकता। जैसे आज के समय में पहले क्या होता था, गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी आता था, एक ही इंसान जो है उस पॉलिसी का 2-3 बार बेनिफिट ले लेता था, क्योंकि पर्सन का क्या नहीं होता था कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं रहता था। लेकिन जब आधार कार्ड बन गया है तो कोई भी बेनिफिट इंसान जो है एक ही बार ले सकता है। तो इससे क्या हो गया कि डेटाबेस से डुप्लीकेशन को रोका जा सकता है, कि कोई बार बार बेनिफिट ना ले सके, क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड से ही सारे चीज़ को लिंक कर दिया गया है और एक इंसान का एक ही आधार कार्ड बन सकता है। तो इससे क्या किया गया, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को रिड्यूस किया गया। नहीं तो पुराने समय में क्या करते थे, एक ही इंसान जो 2-2, 3-3 क्या कर पाता था, वोटर आईडी क्रिएट कर पाता था। तो कोई यूनिक आइडेंटिफिकेशन पहले नहीं था, लेकिन आज के समय में जो है आधार कार्ड के थ्रू हम क्या कर पाए, डुप्लीकेशन, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि इससे क्या कर सकते हैं, DBMS से रिड्यूस किया जा सकता है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। एक ही इंसान का 2 डेटा क्रिएट नहीं हो सकता, क्रिएट भी होता है तो डेटाबेस ऑलरेडी बता देता है। जैसे आप दूसरे टाइम आधार कार्ड बनाने जाएंगे, जैसे फिंगर रखेंगे बताएगा कि आपका आधार कार्ड ऑलरेडी क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। तो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को क्या करता है, रिड्यूस करता है। सेकेंड, रिमूव द इनकॉन्सिस्टेंसी। देखिए इनकॉन्सिस्टेंसी क्या होता है, व्हेन द सेम डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल प्लेस दे आर फॉल्स टू मैच। कई बार होता क्या है, अब आधार कार्ड में तो पॉसिबल नहीं है कि हम दो बार एक ही इंसान का क्या कर पाए, डेटा क्रिएट कर पाए या 2 आधार कार्ड बन पाए। लेकिन कई बार क्या होता है, कई सारे लोग दूसरा दिमाग लगा के कई सारे प्लेसेस में, जैसे एक बैंक में आप क्या कर पाते हैं, 2-3 बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। तो जब आप क्या करते हो, एक ही डेटाबेस में अपने नाम से 2-3 क्या कर पाते हो, डेटा स्टोर करते हो, तो उसको बोला जाता है डेटा इनकॉन्सिस्टेंसी बोला जाता है। ठीक है, एक ही स्टूडेंट का जो है कुछ चेंज करके, जैसे अगर आपके पास 2 वोटर आईडी, पहले वोटर आईडी के बेसिस पे होता था, तो आप क्या करते थे, वोटर आईडी देते थे, कुछ और इन्फॉर्मेशन देते थे और आपका बैंक अकाउंट खुल जाता। दूसरा वोटर आईडी देते तो दूसरा अकाउंट भी आपके बैंक में खुल जाता। तो क्या होता है, जब आप थोड़ा सा डेटा चेंज करके कोई अकाउंट जो है बार बार आप ओपन करते हो, तो उसको बोला जाता है इनकॉन्सिस्टेंसी। ठीक, तो व्हेन द सेम डेटा इज स्टोर्ड इन मल्टीपल प्लेस दे मे फॉल्स टू मैच। इससे क्या पता नहीं चल पाता कि आपका क्या हो पाया है, कि आपका डेटा स्टोर हुआ है। तो ये डेटाबेस में एक्चुअल में क्या होता है, ये एक डिसएडवांटेज है समझो, कि कई बार क्या कर पाता है यूज़र अपना जो है दिमाग लगा के कुछ चेंज करके अपने डेटा को बार बार क्या कर लेता है, स्टोर करा लेता है। ए DBMS स्टोर द डाटा एट द सेंट्रल लोकेशन, thus the emit the data inconsistency
बाय इमिटिंग द डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, जिससे डेटा क्या होता है बार बार उसी यूज़र का दो बार डेटा क्या हो जाता है क्रिएट हो जाता है। तो एक्चुअल में ये क्या है डिसएडवांटेज भी है कि इनकॉन्सिस्टेंसी जो होता है वो कई बार मिसमैच डेटा के कारण डेटाबेस में 2 बार सेव हो जाता है। नेक्स्ट, फिर फैसिलिटेट डेटा शेयरिंग, डीबीएमएस के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपना इंफॉर्मेशन आप शेयर किया जा सकता है। कि सपोज मैं बात करूं कि आधार कार्ड का डेटा जो है, ठीक है, आधार कार्ड जैसे गवर्नमेंट के पास आधार कार्ड का डेटा है, सपोज उसको अगर गवर्नमेंट का दूसरा जो डिपार्टमेंट है, हो सकता है हेल्थ मिनिस्टर जो है आपको क्या आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को मांग लेता है, तो इससे क्या कर पाएंगे कि हेल्थ मिनिस्टर वाले जो है पता चल पाएगा कि हमारे देश में जो है कितने लोगों के पास आधार कार्ड है, कौन से आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है, पता चल जाएगा कि इंडिया में जो है कि 0 to 14 ईयर तक के कितने हैं, 14 से 16 ईयर तक कितने हैं। तो इस डेटा को क्या किया जा सकता है, दूसरे डिपार्टमेंट को शेयर भी किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि बार बार डेटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि आपके घर में आके मांगने की ज़रूरत नहीं है कि आपका जो है सर्टिफिकेट बार बार मांगा जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है कि इन्फॉर्मेशन जो है बार बार आपसे जो लिया जाएगा वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, डेटा इंश्योर डाटा सिक्योरिटी। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि डेटा बेस क्या होता है, डेटा सिक्योर होता है। जैसे अगर आप आधार कार्ड की भी बात करें तो कोई भी किसी का भी आधार कार्ड प्रिंट नहीं निकाल सकता, क्योंकि उसके लिए आपको क्या चाहिए कि आप जब आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो आपको एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है, साथ ही साथ आप जिस समय आधार कार्ड बनाते हैं उस समय का डेट एंड टाइम मेंशन हो जाता है। तो इस तरह से कोई भी जो है उस डेटा को कभी भी एक्सेस नहीं कर सकता, वही यूज़र एक्सेस कर सकता है जो क्या हो, अथोराइज हो, जिसके पास वो राइट्स है कि जिसका वो आधार कार्ड है वही उस डेटाबेस को क्या कर, वहाँ डेटाबेस से अपने डेटा को क्या किया जा सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो इस तरह से आपका डेटा भी क्या होता है, डेटाबेस से सिक्योर होता है। तो सिक्योरिटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट, डेटा इंश्योर डेटा इंटीग्रिटी। इसका मतलब होता है कि डेटाबेस प्लेस रिस्ट्रिक्शन ऑन द डेटा entered in the specific field and ensure that only the valid data are stored। अब क्या होता है, जैसे मैं रोल नंबर में अपना नेम डाल दूँ, अभी मैं दिखा रहा था रोल नंबर में जब नेम डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, एरर शो करेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि उस फील्ड में उसी टाइप का डेटा स्टोर कर पाएगा, जहाँ पे रोल नंबर है वहाँ पे आपको रोल नंबर ही डालना है। ठीक, अगर रोल नंबर की जगह आप क्या डालेंगे, अपना नेम डालेंगे, तो डेटा क्या बताएगा वहाँ पे। हम जब डेटाबेस क्रिएट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि आप उस फील्ड में, जिस फील्ड में आपका रोल नंबर, वहाँ रोल नंबर ही डालना है। अगर नेम डालोगे तो क्या बताएगा, एरर शो करेगा। अब आते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए अभी जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो करेंगे एमएस एक्सेस। ठीक, अभी जो हम सॉफ्टवेयर के थ्रू जो डेटाबेस बनाएंगे वो क्या, किसका यूज़ करेंगे। वैसे आपके पास एसक्यूएल भी है, ठीक है, उसके अलावा जो है आपका फॉक्स प्रो भी आता है डेटाबेस, उसमें भी बना सकते हैं। लेकिन अभी आपको एक सिंपल डेटाबेस क्रिएट करना है यूजिंग एमएस एक्सेस। तो एमएस एक्सेस इज ए सॉफ्टवेयर डिजाइन बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस, जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, डेटाबेस को क्रिएट करने और उसको मेंटेनेंस करने के लिए। हम देखेंगे कैसे डेटाबेस क्रिएट किया जाता है। मेंटेनेंस का मतलब, अभी हमने डेटाबेस क्रिएट किया, आज के समय में 20 स्टूडेंट हैं, कल के समय में 4 स्टूडेंट और आ जाते हैं, 4 स्टूडेंट एंट्री करते हैं, तो हम इस डेटाबेस में उस 4 स्टूडेंट का इंटर भी, फिर डेटा क्या किया जा सकता है, इंटर किया जा सकता है। इट इज़ द बेस्ड ऑन द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, और एमएस एक्सेस जो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल के ऊपर काम करता है। हेंस इट इज़ नोन एज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसलिए इसको क्या बोला गया है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोला गया है। इट बिलोंग टू द एमएस ऑफिस सूट ऑफ एप्लीकेशन, ये एमएस ऑफिस सूट का एक पार्ट है। जैसे हमने बताया था, ये ऑफिस सूट का मतलब जिसके अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हो। इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आप देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, तो उसी में से एक क्या है, एमएस एक्सेस भी है। ठीक है, तो एमएस एक्सेस जो है वो क्या होता है कि जिसको प्रोग्रामर है और नॉन प्रोग्रामर दोनों तरीके से डेटाबेस क्रिएट किया जा सकता है। हम एज ए नॉन प्रोग्रामर जो है डेटाबेस क्रिएट करके देखेंगे, साथ ही साथ इसमें क्वेरी क्रिएट करके देखेंगे, फॉर्म्स क्रिएट करके देखेंगे, और लास्ट में रिपोर्ट भी जनरेट करके देखेंगे। तो ये आपको सिंबल दिख रहा है वो एमएस एक्सेस का दिख रहा है, और ये जो है एमएस ऑफिस का क्या है, पार्ट है। ठीक, तो एमएस एक्सेस इज ए पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस का पार्ट है, एमएस ऑफिस सूट का। चलिए देखते हैं आगे। तो आज का हमारा पूरा थ्योरी सेक्शन है। लास्ट अगर टॉपिक हम इससे पहले थ्योरी सेक्शन हिस्ट्री बाइट देख लेते हैं। एमएस
एक्सेस का जो इनिशियल नेम है उसको बोला जाता है सीरस, ठीक है। इसका कोड नेम दिया गया है, जैसे निक नेम होता है आपका घर का जो निक नेम होता है ना, वैसे इसका एक निक नेम दिया गया है। इसका निक नेम क्या दिया गया है? सीरस। फिर इसके बाद देखते हैं कंपोनेंट ऑफ एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस के क्या कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो एमएस एक्सेस के मेजर 4 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट होता है टेबल दैट स्टोर इन्फॉर्मेशन। अभी मैंने जो आपको दिखाया था इन्फॉर्मेशन जो स्टोर था वो किस में था? टेबल में स्टोर था। सेकंड क्वेरी, आपने डेटाबेस बनाए, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चन करना है। सपोज वहाँ से आपको कोई आंसर चाहिए कि सपोज 405 का कितना % आया, तो आप उस डेटाबेस में क्या कर सकते हैं? क्वेरी कर सकते हैं। फिर उसके अलावा फॉर्म एक ऐसा इंटरफेस होता है जिससे आप जैसे ऑनलाइन आप फॉर्म भरते हैं और सबमिट करते हैं तो आपका इन्फॉर्मेशन क्या हो जाता है? वहाँ पे सबमिट हो जाता है। तो फॉर्म में भी आप टेबल में डेटा को क्या किया जा सकता है? इंटर किया जा सकता है। ये नेक्स्ट आप जब प्रैक्टिकल क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा आपको समझ आएगा कि टेबल क्या होता है, क्वेरीज क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होता है, और लास्ट आता है रिपोर्ट। तो रिपोर्ट क्या होता है? जब आप क्या करते हैं, साल भर स्टडी करते हैं और लास्ट में आपको एक प्रिंटेड वे में एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, तो वो आपका रिपोर्ट होता है। वैसे ही डेटाबेस क्रिएट करने के बाद डेटाबेस का एक समराइज क्या करते हैं? प्रिंट आउट निकाल के दिया जाता है, जिससे पूरा डेटाबेस के बारे में पता चल जाता है। वो क्या कहलाता है? रिपोर्ट कहलाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट सेशन का जो क्लास रहेगा उसमें एमएस एक्सेस का जो हम बेसिक इंटरफेस है उसके बारे में समझेंगे। टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स, कहाँ पे कौन कौन सा टैब, और थोड़ा इंटरफेस के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।